हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका आपके चैनल हिंदोदय में स्वागत है। आज हम लोग व्यंजन संधि का जो नियम बाकी रह गया था, 7वां नियम और उसके बाद का जो नियम था उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नियम नंबर 6 तक पढ़ लिया था। ठीक है, व्यंजन संधि भी आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको हमेशा प्रॉब्लम में डाल देती है कि जैसे आप उसको समझ नहीं पाते हैं कि व्यंजन संधि कि क्या होता है। ठीक है, और उसके कैसे हम पहचानेंगे और उसका विच्छेद हम कैसे करेंगे, और अगर विच्छेद दिया हुआ है तो उसका संधि कैसे करेंगे। इसके नियम यदि हम जानते हैं तो हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें नियम नंबर 7 है, यदि एक तरफ स्वर हो, यदि किसी शब्द में एक तरफ स्वर हो और दूसरी तरफ छ आए तो वह छ में बदल जाता है, यानी आधा च और छ में बदल जाता है। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है परि प्लस छेद, यानी परि धन छेद, तो क्या हो जाएगा परिच्छेद। यानी कि जो स्वर है ई है ना, यहाँ पे ई है वह आधा, और यहाँ पे उसके बाद छ आया है तो किस में बदल गया है, आधे च और छ में। ठीक है, इस तरह ये आपका नियम नंबर 7 कहता है कि यदि एक तरफ स्वर आए और दूसरी तरफ छ हो तो वह आधा च और छ में बदल जाता है। ठीक है, इसी तरह आपका है जैसे आ प्लस छादन तो क्या हो जाएगा आच्छादन। उसी तरह है जैसे अनु प्लस छेद तो क्या हो जाएगा अनुच्छेद। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका जो एक तरफ स्वर हो और दूसरी तरफ छ आए तो आपका व्यंजन संधि होता है, और वह व्यंजन संधि का 7वां नियम कहता है कि छ आधा च और छ में बदल जाता है, अर्थात छ तो रहता ही है, उसके साथ आधा च भी जुड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको नियम नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अब नियम नंबर 8 पढ़ेंगे, और नियम नंबर 8 कहता है यदि एक तरफ, पहले तरफ यदि री र और स आए उसके साथ यदि न मिलता है, री र श के बाद यदि न मिलता है तो आपका जो न है वो ड़ में बदल जाता है, न है वो ड़ में बदल जाता है। देखिए यहाँ यदि री र और श के बाद न आए तो ये जो न है ये आपका ड़ में बदल जाता है। देखिए उदाहरण के तौर पर यहाँ 3 उदाहरण दिए हुए हैं जिसके माध्यम से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि री कैसे और र कैसे और श कैसे ड़ में मतलब ये परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, तो यदि आपका है कृष प्लस न तो क्या हो जाएगा कृष्ण, प्र प्लस नाम तो क्या हो जाएगा प्रणाम, री प्लस न तो क्या हो जाएगा ऋण। ठीक है, तो जो न है वो ढ़ में बदल जाता है, ये आपका 8वां नियम कहता है। यानी कि जो आपका व्यंजन संधि है इसमें 8वां नियम कहता है कि यदि री र श एक तरफ आए उसमें से कोई भी वर्ड और दूसरी तरफ न आता है तो जो न है वो ड़ में बदल जाता है। सब नहीं बदलते, केवल न ड़ में बदल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह आपके ये 8वां नियम भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं नियम नंबर 9 की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका 9वां नियम क्या कहता है, 9वां नियम कहता है कि यदि एक तरफ स्वर आता है और दूसरी तरफ स आता है, आप देखेंगे कि इन तीनों स के मैंने प्रकार भी लिख दिए हैं। ये स दंतव्य होता है, ये स तालव्य होता है और ये स मूर्धन्य होता है। तीनों स में अंतर है क्योंकि जो छोटा सा आप लोग कहते हैं बड़ा सा षटकोण वाला सा, तो ऐसा नहीं है, उसको मूर्धन्य तालव्य और दंतव्य कहते हैं। यदि एक तरफ स्वर आता है और उसका मेल दंतव्य स से होता है तो दंतव्य स मूर्धन्य स में बदल जाता है। जैसे अभि प्लस सेक तो बराबर अभिषेक। ठीक है, सु प्लस समा बराबर सुषमा। इस तरह यह 9वां नियम कहता है यदि स्वर के साथ दंतव्य स का मेल होता है तो दंतव्य स मूर्धन्य स में बदल जाता है। मैंने इसलिए तीनों स का प्रकार लिख दिया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दंतव्य स कौन है, मूर्धन्य स कौन है और तालव्य स कौन है। अब आप सोचेंगे कि दंतव्य, मूर्धन्य और तालव्य ये कहाँ से आया,
तो आपको पता होगा कि जो आपके व्यंजन में वर्ग बताए गए हैं कि ये 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्ग का जो डिवीजन किया गया है, जैसे आपका कंठ है, फिर दंत है, तालु है, तो उसी के अंतर्गत ये सारे वर्ड भी रखे गए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको 9वां नियम भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं विसर्ग संधि की तरफ कि विसर्ग संधि क्या कहता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपके विसर्ग संधि। पहले हम लोग जान लें कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो आप जानते ही होंगे इसके उदाहरण, उसके आप परिभाषा भी जानते होंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। यदि विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है और उससे जो विकार या परिवर्तन होता है वही आपका विसर्ग संधि होता है। यदि विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ हो तो वह विसर्ग संधि होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग नियम पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं व्यंजन संधि के नियम, उसी तरह विसर्ग के भी नियम हैं। इसमें नियम नंबर 1 कहता है कि विसर्ग का मेल यदि किसी वर्ग की तीसरी, चौथी या पांचवी वर्ण से या फिर य, र, ल, व, ह से होता है तो उसके बराबर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अर्थात आप समझिए जैसे कि यदि विसर्ग है, एक तरफ विसर्ग है और आप सोचेंगे कि वर्ग की तीसरी, चौथी और पांचवी क्या है, तो किसी वर्ग, जैसे आपका क वर्ग है तो क वर्ग का तीसरा वर्ग क्या है, ग, और चौथा क्या है, घ, पांचवा क्या है, अंगा। उसी तरह च वर्ग है, च वर्ग का ज, झ, इया, ट वर्ग का ढ, जैसे ट ठ हो गया, फिर ढ, ढ, अड़ा। उसी तरह आपका त वर्ग है, त वर्ग में क्या है कि त थ के बाद द, ध, न। उसी तरह प वर्ग भी है, प फ के बाद ब, भ, म। यानी ये वर्ग की तीसरी, चौथी और पांचवी वर्ण भी यदि आए या फिर य, र, ल, व, ह आए तो आपका जो विसर्ग है वो ओ हो जाता है। आप एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देखेंगे, जैसे मन प्लस योग तो क्या हो जाएगा, मनोयोग। यशः प्लस दा तो यशोदा। आप देखेंगे कि एक तरफ विसर्ग है और दूसरी तरफ य मिल रहा है, तो य मिलके क्या बन जा रहा है, वो जो विसर्ग है वो ओ में बदल जा रहा है, अर्थात ओ की मात्रा लग गया है। तो आप देखेंगे कि न के बाद विसर्ग था जो ओ बन गया। ठीक है, उसी तरह है आपका यशः प्लस दा, एक तरफ विसर्ग है और दूसरी तरफ क्या है कि ये त थ के बाद द, ध, न आता है ना, तो तीसरा वर्ण है, यानी त वर्ग का तीसरा वर्ण मिला है तो वो भी ओ बन गया है। इसी तरह आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे है पयः प्लस द तो हो जाएगा पयोद, उसके बाद है तपह प्लस ब, तपोबल। ठीक है, इस तरह आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे कि विसर्ग संधि का पहला नियम क्या कहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं विसर्ग संधि के दूसरे नियम की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये आपका विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 है। ये कहता है कि यदि एक तरफ विसर्ग हो, यानी कि किसी शब्द में यदि पहले तरफ विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ई या उ हो, तो उसके बाद यदि क आए, ख, ट, ठ, प, फ, इसमें से कोई भी वर्ण आए उसके बाद, तो जो आपका विसर्ग है वो श में बदल जाएगा। किसमें? स में। और कौन से स में? मूर्धन्य स में बदल जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में यहाँ जैसे उदाहरण लिखा हुआ है कि निह प्लस कपट, तो क्या हो जाएगा? निष्कपट। यानी जो आपका क्या था, विसर्ग था, वह श में बदल गया है। ठीक है, दुह प्लस कर तो क्या हो जाएगा? दुष्कर। उसी तरह दुह प्लस कर्म तो दुष्कर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह आपका जो विसर्ग संधि है उसका दूसरा नियम कहता है यदि एक तरफ विसर्ग हो और विसर्ग से ठीक पहले ई या उ हो, तो उसके बाद यदि क, ख, ट, ठ, प, फ आए तो विसर्ग श में बदल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह आपका नियम नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नियम नंबर 3 की तरफ। तो ये आपका नियम नंबर 3 है। ये कहता है कि यदि एक तरफ विसर्ग हो, यानी कि किसी शब्द में एक तरफ विसर्ग हो और दूसरी तरफ च या छ आए, तो वो जो विसर्ग है वो आपका बदल जाता है श में। और कौन से स में? तालव्य स में।
ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको बहुत ही छोटे छोटे सूत्रों द्वारा आपको नियम बताया जा रहा है, जिसको आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। इसको समझने में जैसे होता है ना कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि समझने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इसके नियम याद करने पड़ते हैं। तो आपको नियम नहीं याद करना है, बस उसके सूत्र के माध्यम से थोड़ा थोड़ा सा आपको देखना है कि विसर्ग का मेल किससे होता है तो क्या बन जाता है, या व्यंजन का मेल किसके साथ होता है तो क्या बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विसर्ग है और विसर्ग के बाद यदि च या छ आए तो वह आपका तालव्य स में बदल जाता है। जैसे निह प्लस छल है तो निश्छल हो जाता है, हरिह प्लस चंद्र है तो हरिश्चंद्र हो जाता है। इस तरह आपके नियम नंबर 3 क्या कहते हैं, विसर्ग के बाद च छ आए तो वह श में बदल जाता है। क्या बदलता है, विसर्ग बदल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं नियम नंबर 4 की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका जो नियम नंबर 8 है, नियम नंबर 4 है, ये आपका कहता है कि यदि एक तरफ विसर्ग हो और दूसरी तरफ क थ क हो या त हो या थ हो या श हो तो वह आपका स आधा स, यानी कि जो विसर्ग है वह आधा स और कौन सा स, आपका दंतव्य स में बदल जाता है। जैसे निह प्लस तार तो क्या हो जाएगा, निस्तार। नमः प्लस कार तो क्या हो जाएगा, नमस्कार। नमः प्लस ते तो क्या हो जाएगा, नमस्ते। विह प्लस तार तो क्या हो जाएगा, विस्तार। इस तरह आपका ये चौथा नियम कहता है कि यदि एक तरफ विसर्ग हो दूसरी तरफ क त थ श आए तो वह स आपका छोटे स यानी विसर्ग जो है आधा स में बदल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके जो चौथा नियम था ये हो गया कंप्लीट। अब नियम नंबर आपका 5 है और नियम नंबर 6। आप कहेंगे कि ये संधि है या क्या है, इतना बहुत ज्यादा, लेकिन आपको बस थोड़ा थोड़ा ही समझना है और थोड़ा सा ही आपको इसमें बहुत सारे जो नियम है उसको आपको समझाएगा और वो आपको एग्जाम्पल के तौर से आपको यदि समझ में आ जाता है तो भविष्य में आपको बहुत काम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं नियम नंबर 5 और नियम नंबर 6 देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका 5वां नियम क्या कहता है, 5वां नियम कहता है कि यदि एक तरफ विसर्ग हो और उसका मेल किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या 5वें वर्ण से हो या फिर य र ल व ह और स्वर से हो, यानी कि इसमें से किसी से भी हो, चाहे किसी वर्ग का तीसरा हो, चौथा हो, 5वां वर्ण हो या फिर य र ल व हो, ह हो, स्वर हो, यानी कि किसी भी वर्ण के आने से वह जो विसर्ग है आपका वह बदल जाता है र में। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि विसर्ग के ठीक पहले उ या ई हो, उ या ई हो तो उसके बाद ही वह र में बदलता है। आप ध्यान देंगे कि एग्जाम्पल में लिखा है दुह प्लस बल, तो आप देखेंगे कि दुह में विसर्ग के ठीक पहले उ आया है। क्यों, क्योंकि द पर उ की मात्रा है। तो यदि विसर्ग के ठीक पहले उ या ई आता है तब आपका इसमें से कोई भी वर्ण आने पर आपका जो विसर्ग है वह र में बदल जाता है। और कौन से र, आधा र में बदल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे निह प्लस भय निर्भय, निह प्लस बल तो निर्बल। इस तरह आपका यह जो 5वां नियम है यह बताता है। देखिए कितना आसान है इसको समझना। क्यों, क्योंकि हमें बस यही याद रखना है कि विसर्ग के बाद क्या है, उसके पहले क्या होना चाहिए, तो वह किस में बदल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग चलते हैं नियम नंबर 6 को देखने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि नियम नंबर 6 क्या कहता है। नियम नंबर 6 कहता है कि यदि एक तरफ विसर्ग हो और उसका मेल इन तीनों स में से किसी एक स से यदि होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि यदि विसर्ग के बाद श श स आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह अपने उसी रूप में लिखा जाएगा। जैसे अंतः प्लस शक्ति बराबर क्या होगा, अंतः शक्ति। दुह प्लस साध्य तो क्या होगा, दुह साध्य। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि आप इसको जानते हैं और पढ़ते हैं कि उसमें कौन सा संधि होगा। जैसे आपका निह प्लस संदेह तो निसंदेह, नमः प्लस शिवाय नमः शिवाय, दुह प्लस शासन दुशासन। तो ये जो आपके विसर्ग है उनके साथ यदि इन तीनों श में से कोई श आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह आज विसर्ग संधि और हमारा संधि आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद का जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वो होगा हमारा आपका समास।
हम लोग समास पढ़ेंगे इसके बाद, और या तो समास पढ़ेंगे या तो हम लोग वाच्य पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें या फिर और भी कोई, यदि आपको कोई टॉपिक और समझना है कि जो आप समझना चाहते हैं इजी तरीके से, आसान तरीके से, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।